बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 और हम एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन तक हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि वाई इज़ कार्बन 12 टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस। कार्बन 12 को क्यों हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है जब हम मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मासेस फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमें यूनिट्स चाहिए होती हैं। कुछ बेसिक यूनिट्स होती है और कुछ फिर उन बेसिक यूनिट से डिराइव होती हैं। जैसे मास को फाइंड आउट करने के लिए बेसिक यूनिट जो है, जो इंटरनेशनल यूनिट सेट है, वो है किलोग्राम। लेकिन फिर उस किलोग्राम से कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स मिली हैं हमें, जैसे ग्राम्स, मिलीग्राम्स, जिनको भी हम यूज़ करते हैं छोटे चीज़ों के लिए फाइंड आउट करने के लिए। तो जब हम एटम की बात करते हैं, एटम इतना छोटा है कि हम उसको देख ही नहीं पाते। जब हम उसको देख ही नहीं पाते तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उसका मास फाइंड आउट करें या हम उसका साइज़ जान सकें। तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इवन हम माइक्रोस्कोप यूज़ करें तब भी पॉसिबल नहीं है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एटम्स का क्या साइज़ हो सकता है। तो इसलिए जो है कोई ऐसा यूनिट चाहिए था जो कि एटम्स के मासेस फाइंड आउट करने के लिए काम आ सके। अब वो यूनिट भी ज़ाहिर है बहुत छोटा होना चाहिए था। तो क्या हुआ कि बहुत सोचने के बाद सबसे पहले जो यूनिट लिया था, हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड लिया गया। हाइड्रोजन एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक मास नंबर 12 है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनिशियली हाइड्रोजन के एलिमेंट को हम लोगों ने एज अ स्टैंडर्ड लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है 1 होता है। तो जब हाइड्रोजन का मास एज अ यूनिट कंसीडर हुआ तो क्या हुआ कि उस यूनिट में फ्रैक्शन थे। अब जब फ्रैक्शंस की फॉर्म में कोई वैल्यू आ जाती है, आपको पता है कि उसको फिर डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन एटम खुद इतना छोटा था कि उसकी जो एटॉमिक मास वैल्यू थी वो फ्रैक्शंस में मिल रही थी, तो जब भी उसके साथ कोई कंपेयर किया जाता था उसका वो रिज़ल्ट साइंटिस्ट को नहीं मिला जो कि वो चाहते थे। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि हाइड्रोजन से मूव कर गए ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास है 15.99। ऑक्सीजन के केस में कुछ अरसे तक उन्होंने उसको ट्राई किया, उसको यूज़ किया, यानी अलग अलग एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करते गए उनके एटॉमिक मासेस फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि साइंटिस्ट को अगेन रियलाइज़ हुआ कि क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो इसलिए ये भी काम नहीं कर पाएगा। तो तब क्या हुआ कि एंड में साइंटिस्ट का इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि कार्बन 12 जो कार्बन का लाइटेस्ट आइसोटोप है, कार्बन 12, आपको पता है कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12 होता है और एक 13 होता है। तो कार्बन 12 की एबंडेंस जो है वो नेचर में ज़्यादा भी होती है और 13 की कम है। कार्बन 12 के अराउंड 98.99% है और 13 की 1 पॉइंट समथिंग। तो साइंटिस्ट इस बात पे एग्री कर गए कि कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसको लिया जा सकता है एज अ सेट स्टैंडर्ड बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करने के लिए। तो कार्बन को आजकल यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए। अब कार्बन का किसी भी एलिमेंट का मास कंपेयर किया जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास कितना है? 12 है। ठीक है, किसका? कार्बन 12 का मास 12 है। और जब भी किसी एलिमेंट के मास को फाइंड आउट करना होता है तो हम जिसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि हम रिलेटिवली उसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन की किस चीज़ के साथ? उसके मास के साथ। और मास का भी कितना हिस्सा?
1/12 हिस्सा, यानी 12 का एक हिस्सा जो है उसके साथ कंपेयर किया जाता है किसी भी अलग एटम या एलिमेंट को, तब हमें मिलता है रिलेटिव एटॉमिक मास उस पर्टिकुलर एटम का। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये है कि कार्बन स्टेबल है। ये जो कार्बन 12 आइसोटॉप है ये स्टेबल फॉर्म है कार्बन का। दूसरी बात ये है कि जब हम कार्बन 12 की बात करते हैं तो हमारे पास जो आंसर्स होंगे, जो मासेस होंगे, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आते थे। तो इसलिए जो है ज़्यादा आसानी होती है एटॉमिक मासेस अब फाइंड आउट करने के लिए, और उनको इजीली कंपेयर किया जा सकता है एक दूसरे के साथ और कार्बन के साथ। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने करना क्या है कि हमें कुछ फार्मूलाज गिवन हैं और उन फार्मूलाज के, उन कंपाउंड्स के हमने मोलर मासेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, कुछ फार्मूलाज गिवन है, हमने उनके मोलर मासेस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला जो है वो है पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। पोटाशियम जो है वो K से सिंबलाइज होता है, एटॉमिक मास उसका 39.10 है, पीरियोडिक टेबल से आपको ये मिल जाएगा। सल्फर है दूसरा, उसका मास है 32.07। ऑक्सीजन है हमारे पास 16, एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 15.99 है, तो इसको आपको पता है जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम उसको अराउंड 16 ले लेते हैं। अब ये तो इनके मासेस हो गए। अब कितने कितने मॉलिक्यूल्स इनके कंबाइन हो रहे हैं इस कंपाउंड को बनाने के लिए। पोटाशियम के कितने कंपाउंड्स हैं? 2। तो 39.10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस सल्फर का एक ही मॉलिक्यूल है, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल्स है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 आ गया। 39.10 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 78.2 आ गया, और 32.07 वैसे ही आ गया क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल था। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 174.27 ग्राम्स पर मोल। भी यूनिट को ध्यान से देखें, ये यूनिट हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट में नहीं है बल्कि ग्राम पर मोल में है। वजह क्या है कि हम इसका मोलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं, और हम जब मोल को डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये बात की थी कि जब हम मॉलिक्यूल्स के या एटम्स की वैल्यूज़ क्वांटिटी को ग्राम्स में लेते हैं तो तब जो है वो हमारी मोलर मास होता है, वो मोल के इक्वल काउंट होता है। तो एक मोल में इतने ग्राम्स हम पोटाशियम सल्फेट लेंगे। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल, दूसरा जो क्वेश्चन है जिसको फाइंड आउट करना है वो है मैंगनीज क्लोराइड का। मैंगनीज का फॉर्मूला है, उसको जो सिंबलाइज किया जाता है सिंबल उसका है Mn, उसका एटॉमिक मास है 54.93, और क्लोरीन का है 35.45। एक हमारे पास मैंगनीज का मॉलिक्यूल है, 2 हमारे पास क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं। तो एक मैंगनीज का हमने एटॉमिक मास लिख लिया और क्लोरीन के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 70 हमारे पास आंसर आ गया क्लोरीन के मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद। 70 को जब हमने 54.93 में ऐड किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आया 125.83 ग्राम्स पर मोल। एक मोल में इतने ग्राम्स मैंगनीज क्लोराइड के होंगे। ठीक है, तो ये जो यूनिट हम ग्राम पर मोल यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही मेंशन है कि मोलर मास चाहिए। तो जब भी मोल की बात आ रही हो तो हम कहते हैं कि मोल के लिए हम क्वांटिटीज़ को एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU के बजाय हम ग्राम्स में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al एल्यूमिनियम को सिंबलाइज करता है, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.99 जिसको राउंड ऑफ करके हमने 16 बना दिया है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 26.98,
ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं। एल्यूमिनियम अकेला, फिर आप देखिए ये पैरेंथेसिस जो है इसमें O और H है और पैरेंथेसिस के बाहर जो है हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये H के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये O के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 16 हमारे पास एटॉमिक मास ऑक्सीजन का है, ये 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। बीच में प्लस का साइन आ गया। हाइड्रोजन हमारे पास एटॉमिक मास क्या है 1, अगेन ये 3 इसका भी हिस्सा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 3 1 3 और 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब इस पैरेंथेसिस को हम खोल लेंगे, इनको ऐड करेंगे, 51 यहाँ जाएगा, 51 में हम 26.98 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77.98। अब आप इसको U भी लिख सकते हो और आपको इस ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप 77.98 ग्राम्स पर मोल लिखोगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा और अगर आप 78 ग्राम्स पर मोल लिखोगे तो भी आपका आंसर सही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको एज इट इज़ लिखें तो भी ऑब्वियसली वो करेक्ट है। और अगर हम राउंड ऑफ का फिनोमिना यूज़ करें तो आपको पता है राउंड ऑफ में जब डेसिमल के बाद पॉइंट जो होता है, जो नंबर होता है, अगर वो 5 से अबव है तो इसका मतलब 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 7 जो है वो 8 में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे ये 5 से कम होता यानी 4 3 2 1 या 0 होता तब हमारे पास हम राउंड ऑफ करके अगेन इसकी भी वैल्यू हटा देते, उसको 77 ही लिख देते। और अगेन ग्राम पर मोल यूनिट किसके लिए है, मोलर मास के लिए है। नेक्स्ट हमारे पास है फेरिक नाइट्रेट। इसमें हमारे पास आयरन का एटॉमिक मास है 55.84, नाइट्रोजन का मास है 14 और ऑक्सीजन का मास है 16, जो कि राउंड ऑफ करके हम लिया हुआ है, जो कि राउंड ऑफ करके हमने लिया हुआ है। तो हम अगेन अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में यहाँ पे एक 3 है, यानी ये जो 3 है ये ऑक्सीजन का 3 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का 3 है। जो पैरेंथेसिस के बाहर वाला 3 है वो ऑक्सीजन का भी है और वो जो है नाइट्रोजन का भी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले पैरेंथेसिस को, आपको पता है मैथमेटिकली भी जब पैरेंथेसिस होता है तो पहले उसी को सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस लिख लिए, फिर ये जो ऑक्सीजन का 3 था ये यहाँ पे उसके साथ मेंशन कर दिया कि ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस स्टेप में हम क्या करेंगे कि 55.84 तो वैसे ही लिख लिया। यहाँ पे आप देखो 14 को यूं के यू लिखा, अब तक हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन को सॉल्व कर रहे हैं। 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, ठीक है। स्टेप वाइज हम करेंगे तो ज़्यादा इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब 48 प्लस 14 62 आ गया। ये 3 कौन सा है, ये 3 ये बाहर वाला 3 है। तो बजाय हमने पैरेंथेसिस में जाके यहाँ नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई करना, फिर ऑक्सीजन के साथ एक 3 मल्टीप्लाई करना, उसके साथ दूसरा मल्टीप्लाई करना, ये कंफ्यूजिंग हो सकता था। उसके बजाय हमने क्या किया कि पहले तो नाइट्रोजन को एज इट इज़ हम अगले स्टेप में मूव करते रहे और पहले हमने सिर्फ ऑक्सीजन का जो 3 था जो कि पैरेंथेसिस के अंदर उसका पार्ट था उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 48 आंसर आया। फिर हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस को ऐड किया और अब हमें पता है कि ये जो पैरेंथेसिस है ये क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है तो हमने 62 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 62 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिला 186। उसमें हमने ऐड किया एल्यूमिनियम का, आयरन का 55.84। जब दोनों को ऐड किया तो एज अ एडिशन के रिजल्ट के हमें मिला 241.84 ग्राम्स पर मोल। अब यहाँ पे हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ पे अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहो तो 242 ग्राम्स पर मोल भी लिख सकते हो। फिर हमारे पास है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। ये जो डॉट है इसका भी मतलब होता है मल्टीप्लाई,
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कि कॉपर का एटॉमिक मास 63.55 है, सल्फर का पीछे भी रिपीट हुआ है 32.07, ऑक्सीजन का 16 राउंड ऑफ करके लिया है, हाइड्रोजन का 1.02 राउंड ऑफ करके लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 63 कॉपर के लिए, 32 सल्फर के लिए, फिर किसकी बारी है? ऑक्सीजन की। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 4 मेंशन है। फिर डॉट, डॉट क्या शो कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन का साइन शो कर रहा है। तो ये 5 जो है ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, इसलिए इसको पैरेंथेसिस के बाहर लिख लेंगे। पैरेंथेसिस में क्या आएगा? 1.02 प्लस 16। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन है जिसका मोलर मास हमने फाइंड आउट करना है वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। अब यहाँ पे ये जो डॉट है आपको पता है यहाँ मैथमेटिकली ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे हम इस डॉट को मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करेंगे, हम एज एडिशन साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस डॉट का मतलब है प्लस का। अब हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कॉपर का एटॉमिक मास 63.55 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32.07 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 लिया हुआ है राउंड ऑफ करके 15.99 को, और हाइड्रोजन का मास हमारे पास है 1.02 जिसको राउंड ऑफ करके हम 1 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ कंसिडर किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉपर का एक एटम एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, सल्फर का एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसलिए 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर डॉट 5H2O, यानी ये जो 5 है ये पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको पैरेंथेसिस के बाहर रखा। 1.02 हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल से? 2, तो 1.02 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16। तो हम पहले ये पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर का हिस्सा सॉल्व करेंगे। तो जब हमने 1.02 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2.02 आया, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 18 आंसर आया, 18.02। अब इस 18 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ। ठीक है, इस 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तब हमारे पास लास्ट वाला हम देख लेते हैं। हमारे पास है कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला है CuSO4.H2O। यहाँ पे डॉट जो है वो हमारे पास मैथमेटिकली वैसे तो मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एडिशन साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.55 है, सल्फर का 32.07, ऑक्सीजन का 16 लिया हुआ है राउंड ऑफ करके 15.99 को, और हाइड्रोजन का 1.02 जिसको राउंड ऑफ करके हम 1 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसको एज इट इज़ लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो 5 है ये इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल का हिस्सा है। तो कॉपर का एक मॉलिक्यूल, सल्फर का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 4, डॉट पैरेंथेसिस में आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा, 1.02 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.02। ठीक है, अब इस 18.02 क्योंकि हमने कहा था कि 5 दोनों का हिस्सा है, यानी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्योंकि हमने ऐसा कम्बिनेशन उसका एडिशन ले लिया तो हम अब इसको 18.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90.02। ठीक है, ये तो हमारे पास राइट साइड वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पे जो हम कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि 63.55 को ऐड करना है 32.07 में, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करके 16 के साथ जो आंसर आएगा उसको भी इन 2 क्वांटिटीज़ में ऐड करना है। तो ऐसा करने पे हमारे पास क्या मिला? 159.62 मिला। ये जो डॉट है मैंने आपको बताया कि ये
एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने एडिशन का साइन दे दिया और इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर आया है वो है 249.72 ग्राम्स पर मोल। इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग राउंड ऑफ करके उसको 250 भी लिख सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। पिछले क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने मोलर मासेस फाइंड आउट करने और फॉर्मूलाज गिवन थे। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखने हैं इन नामों के, हमें सिर्फ नाम गिवन है और हमने उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है फेरस सल्फेट। फेरस आयरन के ही फॉर्म्स होते हैं, फेरिक, फेरस, ठीक है। तो ये फेरस सल्फेट के लिए हम फेरस का हिस्सा जो है उसके लिए क्या लिया हमने, आयरन का। आयरन पे कौन सा चार्ज होता है, +2 का चार्ज होता है। सल्फेट जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, इसमें आपको कॉमन एनाइन और कैटाइंस के जो टेबल्स होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, उसमें ये सारे आयंस मेंशन होते हैं। तो सल्फेट का जो आयन होता है वो होता है SO4-2। अब आप अगर इसको देखो तो ये जो +2 है और ये जो -2 है, आपको पता है कि प्लस माइनस जो है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो हम इस +2 को कैंसिल कर देंगे इस -2 के साथ। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, FeSO4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा फेरस सल्फेट का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पिछले क्वेश्चन में हमें मोलर मासेस फाइंड आउट करने थे, इस क्वेश्चन में हमें नेम्स गिवन है कंपाउंड्स के, उन नेम्स को, उन कंपाउंड्स को हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला अलॉट करने हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि फेरस सल्फेट है पहला हमारे पास। फेरस जो है वो आयरन है, ठीक है, उसके लिए हमने आयरन लिख लिया, Fe उसका सिंबल होता है और उस पर चार्ज होता है +2 का। फेरिक, फेरस, ये सारे जो है इनके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो आयरन का सिंबल यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास है सल्फेट। सल्फेट हमें पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, बल्कि सल्फेट जो है वो आपको कॉमन एनाइन और कैटाइंस के जो टेबल्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सल्फेट जो होता है वो होता है SO4 और उस पर -2 का चार्ज होता है। अब आपको पता है कि मैथमेटिकली या इक्वेशंस जब हम सॉल्व करते हैं तो हम प्लस और माइनस को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आयरन का +2 कैंसिल हो जाएगा सल्फेट के +2 के साथ। तो इसका मतलब अब ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। इस पे कोई चार्ज नहीं है, आपको पता है कंपाउंड पे चार्ज नहीं होना चाहिए, जब तक चार्ज होगा तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। तो FeSO4 हमारे पास क्या आ गया, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, फेरिक के लिए आयरन का सिंबल, लेकिन फेरस पे क्या साइन था, +2 का था, यहाँ पे क्या है +3 का है, ठीक है। और सल्फेट का क्या है SO2-2, ठीक है। तो अब आप अगर इनके ऊपर की ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये जो पावर्स है साइंस में, ये देखोगे तो Fe का 3+ है और सल्फेट का जो है वो -2 है। तो इसका मतलब अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, हम क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ करेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड में ये होगा कि ये जो 2 है ये यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेंगे आयरन के पास सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट से आगे ये सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। और ये जो 3 है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये भी सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, पहले कहाँ था, सुपरस्क्रिप्ट में था, ठीक है। अब इनको सिर्फ हमने नंबर्स को की जो प्लेसमेंट है वो चेंज की है, हमने साइंस नहीं लिए, ठीक है, हमने सिर्फ नंबर्स लिए हैं। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो हमने यहाँ पे बात की कि आयरन पे जो है ये जो फेरिक होता है उसका सिंबल होता है 3 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, ये 3 कौन सा है, ये 3 फेरिक का 3 है जो कि ऑलरेडी मेंशन होता है। और यहाँ पे हमारे पास -2 पहले से था, हमने वो -2 वापस लगा लिया, ठीक है। जो उनके हमने रिमूव किए थे, जो हमने एक्सचेंज किए थे, वो पावर्स हमने वापस लगा दी, ठीक है। और वो जो दिए हुए थे वो भी यहीं पे रहेंगे। यानी हमने क्या किया कि आयरन से, फेरिक से हमने
3 को लेके यहाँ शिफ्ट कर दिया सल्फेट के पास, और सल्फेट से हमने 2 को शिफ्ट कर दिया फेरिक के पास, ठीक है। लेकिन सल्फेट पे पहले से ही -2 मौजूद था और फेरिक पे पहले से ही +3 मौजूद था, जो कि यहाँ से आया हुआ था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे भी 2 3 ज़ा 6 होता है, यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -6, और यहाँ पे दोनों साइंस प्लस में थे तो +6 आ गया। तो इसका मतलब अब ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। वो जो अनइक्वल चार्जेस थे उनको यहाँ पे ला के सॉल्व करके हमने इक्वल कर दिया। अब इनके साइंस चेंज है तो यहाँ पे ये 6 कैंसिल हो जाएगा इस 6 के साथ, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली जो चार्जेस है वो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया, Fe2SO4 ठीक है। +3 भी रिमूव हो गया, -2 भी रिमूव हो गया, और हमारे पास एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड आ गया, फॉर्मूला आ गया, जो कि फेरिक सल्फेट को सिंबलाइज करता है, डिनोट करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर सल्फाइड, कॉपर Cu+2, सल्फाइड S-2। ये तो ऑलरेडी बहुत सिंपल है, तो इसका ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास Cu और S रह जाएगा एज कॉपर सल्फाइड का फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये अब हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नेक्स्ट है कॉपर 1 सल्फाइड, कॉपर 1 यानी +1, सल्फाइड SO4 -2। अगेन हम क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इनको इक्वल बनाने के लिए हम क्रिस क्रॉस मेथड का सहारा लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 1 जो है वो यहाँ पे सल्फेट के साथ शिफ्ट हो जाएगा, यानी Cu2 यहाँ आ गया, +1 पहले से यहीं पे हमारे पास मौजूद था, और SO4 1 कहाँ आ गया, पैरेंथेसिस के बाहर आ गया। यहाँ पे पैरेंथेसिस हमने इसलिए लगा लिया क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 4 ऑलरेडी मेंशन्ड था, तो ये इन दोनों को मिक्स ना करे कोई, तो इसलिए हमने पैरेंथेसिस में इसको बंद कर दिया और 1 यहाँ पे आ गया, और 2- जो है वो ऑलरेडी मेंशन था, तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है, और साइन उसका वैसे के वैसे उसके साथ रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा। तो +2 को हमने जब -2 के साथ कैंसिल किया, हमारे पास क्या रह गया, Cu2SO3, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया कॉपर 1 सल्फाइड का फॉर्मूला। फिर हम आ जाते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट पे। अमोनियम का होता है NH+, और बाइकार्बोनेट ये सारा जो है ये एक ही बाइकार्बोनेट है, उस पर साइन होता है -1 का, यहाँ पे होता है +1 का। जो बाइकार्बोनेट है ये भी आपको कॉमन एनाइन और कैटाइन की टेबल से मिल जाएंगी। जो सेकंड पार्ट है कंपाउंड्स का वो आपको कॉमन एनाइन और कैटाइन के टेबल से मिलेंगे, और जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको पीरियोडिक टेबल से ही उनके सिंबल्स मिल जाएंगे और उनके साइंस मिल जाएंगे। तो ये +1 और -1 है, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि हमने सॉल्व करना है। What are the mass and mole of sulfur in 50 grams of sulfuric acid? हमारे पास 50 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि उसमें सल्फर का जो मास है वो कितना है और सल्फर के कितने मोल्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। मास हमें गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का 50 ग्राम्स। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हमने मास फाइंड आउट करना है किसका, सल्फर का, उन्हीं 50 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड में, और क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं उन्हीं 50 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इक्वल होते हैं, एक फॉर्मूला है ये, ठीक है, वो इक्वल होते हैं मास अपॉन मोलर और मॉलिक्यूलर मास के। तो जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या होगा कि H2S और O4 है। आपको इसका फॉर्मूला अब तक ज़ुबानी याद हो चुका होगा कि आपने जितने जो एटम है उसका मास नंबर मल्टीप्लाई करना होता है जितनी उस एटम की क्वांटिटी है,
ठीक है। फिर उन सबको आपने आपस में ऐड करना होता है। तो ऐसे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। 2 उसका नंबर है कि कितनी क्वांटिटी है और 1 उसका एटॉमिक मास है। 1 उसका नंबर है और 32 उसका एटॉमिक मास है। 4 उसका नंबर है जितनी क्वांटिटी में वो ऐड हो रहा है और 16 उसका एटॉमिक मास है। इन सब के एडिशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 98 AMU, 98 एटॉमिक मास यूनिट। क्या है ये हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास है। तो हम सल्फर का मास फाइंड आउट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड का एज अ होल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास थ्रू कैलकुलेशन आया 98 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम वैल्यूज को अगर पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब फाइंड करते हैं तो 50 मास जो है वो हमारे पास गिवन था सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, 50 ग्राम्स। 98 हमने खुद कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0.51 आंसर आया। 0.51 मोल्स किसके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। अब तक हम सल्फर तक नहीं पहुंचे, अब तक हम सल्फ्यूरिक एसिड के फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हमें सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और मास मिल जाएगा तब हम काउंट कर पाएंगे या कैलकुलेट कर पाएंगे सल्फर का भी हिस्सा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक साइड पे हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे साइड पे हमारे पास है सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लेंगे, हमारे पास जो मोल था, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड आउट हुए सल्फ्यूरिक एसिड के कितने थे, 0.51, रेशियो 1 प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 है और प्रोपोर्शन का साइन x है, x यानी हमें अभी तक नहीं मिला सल्फर का मोल। तो हम क्या करेंगे कि x को अगर हम उस साइड पे रखें तो आपको पता है कि यहाँ पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0.51 हो जाएगा। जब हम 1 को 0.51 से डिवाइड करेंगे हमारे पास एक वैल्यू आएगी 1.96। अब ये 1.96 जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है सल्फर के, यानी 0.51 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड में 1.96 मोल जो होता है वो सल्फर का होता है। फिर हम आ जाते हैं उसका जो कितने ग्राम्स में है, यानी मास उसका कितना है, ये फाइंड आउट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला अगेन मेंशन है H2SO4। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 1 मोल सल्फर मौजूद है, ठीक है। जितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड है उतने ही मोल सल्फर मौजूद है। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम्स पर मोल है, जो कि हमने पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट किया था। मोलर मास सल्फर का कितना है, 32 ग्राम्स पर मोल है, ठीक है। उसका जो एटॉमिक मास है आपको पता है 32.07 है। तो अब हम अगर 98 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड में 32 ग्राम्स सल्फर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम एक फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो उस फार्मूले के थ्रू क्या होगा कि 50 को डिवाइड किया जाएगा 98 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाई बाय 32 ग्राम्स सल्फर से, तो तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास आंसर आएगा 16.3 ग्राम्स। तो इसका मतलब ये जो 98 ग्राम्स सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें से 16.3 जो है वो क्या मौजूद है, सल्फर का एटम मौजूद है। तो हमारे पास मास इसका 16.3 ग्राम्स आ गया और मोल्स इसके 1.96 आ गए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।